आज हम जीव विज्ञान कक्षा 11 के चैप्टर सेकेंड में जीव जगत का वर्गीकरण, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अंतर्गत द्विपद नाम पद्धति पर चर्चा करेंगे। देखिए, सबसे पहले जानिए कि द्विपद नाम पद्धति क्या है। नामकरण की वह पद्धति जिसमें नाम का प्रथम पद जीनस तथा द्वितीय पद स्पीशीज को प्रदर्शित करते हैं द्विपद नाम पद्धति कहलाते हैं। द्विपद नाम पद्धति के जनक कैरोलस। देखिए, द्विपद नाम पद्धति का मतलब है कि जंत किसी भी जीवधारी का वह नाम जिसमें दो नाम जुड़े हों, अर्थात किसी भी जीव का वह नाम जो दो नामों से मिलकर बनता है, जिसके वजह से वो पूरी जगह फेमस होता है, जाना जाता है। अर्थात नाम का प्रथम पद जीनस तथा द्वितीय पद स्पीशीज को प्रदर्शित करता है, द्विपद नाम पद्धति कहलाता है। अब देखिए, द्विपद नाम पद्धति को देने वाले जो साइंटिस्ट हैं उनका नाम कैरोलस लिनियस है, अर्थात द्विपद नाम पद्धति के जनक कैरोलस लिनियस है। अगला टॉपिक है 5 जगत वर्गीकरण। सन 1969 ईस्वी में R.H. विटेकर द्वारा एक 5 जगत वर्गीकरण की पद्धति प्रस्तावित की गई। कोशिका संरचना, शारीरिक संरचना, पोषण की प्रक्रिया, प्रजनन एवं जाति वृत्तियां संबंध उनके वर्गीकरण की पद्धति के प्रमुख मानदंड थे। इस पद्धति के अंतर्गत सम्मिलित किए जाने वाले जगतों के नाम निम्न हैं। अब देखिए, 5 जगत वर्गीकरण जो है तो उसको सबसे पहले सन 1969 में R.H. विटेकर नामक वैज्ञानिक ने दिया था। इसके अंतर्गत इन्होंने इस 5 जगत का जो वर्गीकरण तैयार किया है, इसको किस आधार पे किया है? इन 5 विशेषताओं के आधार पर। जो कोशिका संरचना है, शारीरिक संरचना है, पोषण की प्रक्रिया है, प्रजनन एवं जाति वृत्तियां, अर्थात ये सभी विशेषताओं को आधार मानकर के क्या किया इन्होंने? 5 जगत वर्गीकरण प्रस्तावित किया। इस पद्धति के अंतर्गत जो सम्मिलित किए जाने वाले जगत हैं, इनका नाम निम्न है, जो नीचे दिया गया है। पांच जगत वर्गीकरण की निम्न विषय। देखिए, अगला टॉपिक है 5 जगत वर्गीकरण की विशेषताएं। 5 जगत वर्गीकरण की निम्नलिखित विशेषताएं। पहली विशेषता है, किस वर्गीकरण में 2 कैरियोटिक को पृथक कर मोनेरा जगत बनाए गए? प्रोकैरियोटिक संरचना, कार्यकी तथा प्रजनन आदि यूकैरियोट से भिन्न होते हैं। देखिए, पहला पॉइंट्स है, पहली इसकी विशेषता है कि इस वर्गीकरण में जो प्रोकैरियोटिक हैं उनको क्या कर दिया गया? पृथक कर दिया गया। अर्थात सभी जीवों के केस में देखा जाए तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक 2 तरह के जीव होते हैं। अर्थात जिनका शरीर प्रोकैरियोटिक टाइप कोशिका से बना होता है उसे प्रोकैरियोटिक, और जिनका शरीर यूकैरियोटिक कोशिकाओं से बना होता है उनको यूकैरियोट्स कहा जाता है। तीनों ने जो पहले जगत है मोनेरा जगत, उनमें ना ही प्रोकैरियोट्स को रखा और ना ही यूकैरियोट्स को रखा। अर्थात इन दोनों टाइप के जीवों को क्या कर दिया? अलग कर दिया। अगला विशेषता है दूसरा, पॉइंट है, एक कोश की यूकैरियोट को बहुकोश की यूकैरियोट से पृथक कर प्रोटिस्टा जगत में स्थान। अब देखिए, एक कोश की यूकैरियोट को बहुकोश की यूकैरियोट से पृथक कर प्रोटिस्टा। अब देखिए, जो एक कोश के यूकैरियोट हैं और बहुकोश की यूकैरियोट, अर्थात यूकैरियोट में भी एक कोश की जीव आते हैं और बहुकोश की दोनों जीव आते हैं।
तो एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव को अलग करके एक कोशिकीय यूकेरियोट को ही केवल इन्होंने किस में रखा, दूसरे जगत में रखा, प्रोटिस्टा जगत में रखा। अगली विशेषता है कवक को पादपों से अलग करके एक कवक जगत बनाया। विषम पोषी होते हैं तथा भोजन और शोषण से ग्रहण करते हैं। अब देखिए इन्होंने पादपों के अलावा एक और जगत बनाया जिसमें किसको रखा, केवल कवक को, और उनके नाम के आधार पर ही इस जगत का नाम रखा कवक जगत। अर्थात तीसरा जगत क्या है, कवक जगत है। तो कवक जगत में किसको रखा, पादपों को छोड़ करके कुछ पादप जैसे रिएक्ट करने वाले जीवों को रखा जिन्हें कवक नाम दिया, और उनके नाम के आधार पर क्या बताया गया, कवक जगत बनाया गया। कवक जो होते हैं वो कैसे होते हैं, विषम पोषी होते हैं तथा ये भोजन किसके माध्यम से करते हैं, अवशोषण से ग्रहण करते हैं। तो ये अपना भोजन किस माध्यम से, अवशोषण के माध्यम से ग्रहण करते हैं। अब अगली विशेषता है प्रकाश संश्लेषी बहुकोशिकीय जीवों को अप्रकाश संश्लेषी बहुकोशिकीय जीव से पृथक। अब देखिए चौथी विशेषता में क्या इन्होंने किया है कि प्रकाश संश्लेषी बहुकोशिकीय जीवों को अप्रकाश संश्लेषी। अब देखिए ऐसे जीव जो प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं उनको प्रकाश संश्लेषी जीव कहा गया है, और जो किसमें प्रकाश की अनुपस्थिति में भोजन बनाते हैं उनको अप्रकाशिक संश्लेषी जीव कहा गया है। तो इन दोनों जीवों को क्या कर दिया, इन्होंने अलग अलग कर दिया, पृथक कर दिया। पांचवी विशेषता में क्या किया, जैव संगठन की जटिलता पोषण विधियों तथा जीवन शैली के आधार पर बनाया गया वर्गीकरण विकास कर। देखिए जैव संगठन की जो जटिलता है तो पोषण विधि और जीवन शैली के आधार पर क्या कर दिया है, उसको बनाया गया। अर्थात जो जीव के संगठन की जो जटिलता है तो उनको किन के विधियों, पोषण विधि और जीवन शैली के आधार पर क्या कर दिया गया, इन्होंने बना दिया है। अब अगला टॉपिक है जंतु जगत के मुख्य लक्षण। जंतु जगत के निम्नलिखित लक्षण हैं। पहला है कोशिका भित्ति तथा केंद्रकीय रिक्तिका का अभाव होता है। देखिए पहला जंतु जगत के लक्षण, अर्थात जंतु जगत और पादप जगत में अलग अलग लक्षण पाए जाते हैं। तो यहाँ पर हम जंतु जगत के लक्षण के बारे में केवल जानेंगे। तो देखिए जो कोशिका भित्ति होती है और केंद्रकीय रिक्तिका होती है वो किस में पाई जाती है, पादप कोशिका में पाई जाती है, लेकिन जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है। तो वहीं बताया गया है कि कोशिका भित्ति तथा केंद्रीय रिक्तिका का जो क्या होता है, इसमें अभाव होता है। किसमें, जंतु में, जंतु जगत के जीवों में। दूसरा है कि जंतु समभोजी पोषण, अर्थात जंतु जो होते हैं वो समभोजी प्रक्रिया द्वारा पोषण करने का भी कार्य करता है। अर्थात कुछ ऐसे जीव होते हैं जो समभोजी पोषण करने का कार्य करते हैं। तीसरी विशेषता है कि उत्सर्जी अंग, संवेदी अंग तथा तंत्रिका तंत्र उपस्थित होते हैं। अब देखिए इन जीवों में तंत्रिका, उत्सर्जी अंग, संवेदी अंग तथा तंत्रिका तंत्र भी उपस्थित होते हैं। अगला टॉपिक है प्रकाश संश्लेषण व पर्णहरिम का अभाव होता है। ये तो एक साधारण जीव होते हैं, अर्थात ये जंतु जगत के अंतर्गत आते हैं, इसलिए इनमें प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं होती, इनमें पर्णहरिम भी अनुपस्थित होता है। अगली विशेषता है तारक काय तथा लाइसोसोम की उपस्थिति, अर्थात इनमें तारक काय, सेंट्रोसोम और लाइसोसोम पाए जाते हैं। अब अगला टॉपिक है आपका पादप जगत के मुख्य लक्षण। पादप जगत के निम्नलिखित लक्षण हैं। कोशिका भित्ति की उपस्थिति। पहला है कि कोशिका भित्ति अर्थात पादप कोशिकाओं में क्या पाई जाती है, कोशिका भित्ति। कोशिका के सबसे बाहर कोशिका भित्ति पाई जाती है। कोशिका में केंद्र की रिक्तिका भी पाई जाती है। अभी जस्ट ऊपर बताया गया है जंतु जगत के लक्षण में कि उनमें कोशिका भित्ति और केंद्र की रिक्तिका का अभाव होता है, लेकिन जंतु जगत में तो अभाव होता है, लेकिन पादप कोशिका में, पादप जगत में ये पाया जाता है। अगला है कोशिका में अकार्बनिक लवणों की उपस्थिति। अब देखिए कोशिका में, जंतु कोशिकाओं में अकार्बनिक लवणों की भी उपस्थिति अर्थात अकार्बनिक लवण भी पाए जाते हैं। चौथा है उत्सर्जी अंग, संवेदी अंग तथा तंत्रिका तंत्र की अनुपस्थिति। अब देखिए उत्सर्जी अंग, संवेदी अंग तथा तंत्रिका तंत्र अनुपस्थित होते हैं, अर्थात इनमें ऐसे कुछ खास अंग नहीं होते हैं जो उत्सर्जन, संवेदना और तंत्रिका तंत्र की भांति कार्य
कर सकें। अगला है प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन निर्माण की क्षमता पाई जाती है। पर्णहरिम की उपस्थिति, देखिए ये सभी इनके अंतर्गत सभी पादप आते हैं, वनस्पतियाँ आती हैं। तो वनस्पतियों को स्वभाव है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया करना। क्यों? क्योंकि उनमें पर्णहरिम क्या होता है? उपस्थित होता है। तो ये अपनी पर्णहरिम की उपस्थिति के कारण क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं और भोजन निर्माण करते हैं। इसलिए इनमें प्रकाश संश्लेषण अर्थात भोजन निर्माण की क्षमता पाई जाती है।